हेलो बच्चों, एक बार फिर से लक्ष्य यूपी पीसीएस आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर के अप्रोच पे आकर डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहता है। अब हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, इन्होंने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। अब डिजिटल करेंसी क्या है, ये बहुत ही मुद्दे का इशू बना हुआ है, चाहे ना केवल इंडिया में जबकि विश्व के स्तर पे भी इसे देखा जाता है। विश्व के जैसे चाइना ने अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोग सीरियस एस्पेरेंट हो, मैं जानता हूँ, तो आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने वो सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है रेमबी में। ठीक है, अब एक्चुअल में ये जो हर बैंक जो है, चाहे किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस चीज को हमको कारण से जानने पहले ये जानना पड़ेगा डिजिटल करेंसी होती क्या है, और आखिर ये डिजिटल करेंसी 2009 के बाद से इतनी प्रोमिनेंट क्यों हो गई पूरी कंट्री में, और उसे एक फिएट करेंसी जो हम अपने कैश का यूज करते हैं या जो यूपीआई से यूज करते हैं उसके रिप्लेसमेंट के रूप में क्यों देखा जा रहा है। इसके लिए हम शुरू करते हैं डिजिटल करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी एक्चुअल में 2009 में संतोषी याकोनामा ने लॉन्च किया था। ये आदमी था, ये एक पर्टिकुलर पर्सन था या पर्सन के ग्रुप था, लोगों के ग्रुप था, उन्होंने लॉन्च किया था, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी उसका नाम था क्रिप्टो कॉइन। अब क्रिप्टो कॉइन जो था, क्रिप्टो कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो बेस्ड था ये क्रिप्टो कॉइन, ये इसके लिए उन्होंने जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को अपनाया गया। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में क्या है, जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स की चेन है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब जैसे कि इस ब्लॉक में किसी पास एक है करेंसी, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, किसी के पास चार है, किसी के पास पांच है, किसी के पास छह है। अब ये ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी आदमी अपनी डिजिटल करेंसी को अगर बेचता है तो उसे हर ब्लॉक के मेंबर यानी हर पर्सन से उन्हें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। और जो अगर यहां से ये डिजिटल करेंसी बेची गई तो एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, उसमें नया डाटा स्टोर हो जाएगा उस डिजिटल करेंसी के बारे में, उसमें स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार जो डाटा चोरी या डाटा की चोरी होना या साइबर अटैक होना, ये इसे फुल प्रूफ बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिसेंट्रलाइज करने का क्यों कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि क्योंकि यहाँ पे इसको नया डाटा को नए डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए इन सबसे परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये सब परमिट करते हैं तो इसके बाद ये नया ब्लॉक ऐड हो जाता है और नए आदमी को डिजिटल करेंसी ट्रांसफर हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज क्यों है, इसका मेन कारण है कि इसका लीगल कोई सेंट्रल बैंक इसे गवर्न नहीं करता। सेंट्रल बैंक से कोई गवर्न नहीं करता। जैसे कि हमारे देश आरबीआई क्या करता है, आज आप 100 रुपए का नोट लीजिए, उस पर लिखा हुआ है कि मैं इस 100 रुपए नोट को वापस लौटाने के लिए, इस 100 रुपए नोट को वापस लौटाने के लिए उत्तरदायी हूं। उसमें किसने लिखा, आरबीआई ने लिखा। अगर आपसे वो 100 रुपए के नोट के बदले आप उससे जाके डिमांड करते हैं कि मुझे 100 रुपए के नोट के बदले सोना चाहिए 100 रुपए का, तो आरबीआई देने के लिए बाध्य है। तो इसी को क्या कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं, और ये लीगली रूप से बाध्य होता है। इसमें कस्टमर प्रोटेक्शन होता है और ये सेंट्रलाइज बैंक के द्वारा रेगुलेट होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सेंट्रल बैंक उसे रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, उसमें जो पर्सन होते हैं पीयर टू पीयर बेस पे होता है, उसमें जो पर्सन होते हैं वो उसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ गए। अब जो डिजिटल करेंसी का यहां से 2009 में उभरा। अब जब 2009 में उभरा तो 2013-14 के पास आते 2009 के बाद आपने सुना होगा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट के सेफ रूट ढूंढने शुरू कर दिए थे। अब फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जब चाहते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, पहली चीज। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि भारत में या विश्व में कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दे सकते हैं, तो कि ताकि ये बात माना जाता है कि इनकी जो वैल्यू है ना, ये फ्यूचर में बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ होगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे फ्यूचर में बढ़ेगी। पर जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद लेमन ब्रदर्स वगैरह सब दिवालिया हो गए,
तो लोगों ने सोचा आप किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इसी वक्त ये जो बिटकॉइन के रूप में जो डिसेंट्रलाइज करेंसी आई थी, लोगों ने इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब जब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन में, तो उसी वक्त 2013 में इसमें इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा और ये इन्वेस्टमेंट का सेफ रूट बन गया। सेफ रूट बनने के पीछे कारण क्या था भाई? पहला चीज कारण था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का रेगुलेशन नहीं था, सेंट्रल बैंक इसमें रेगुलेट नहीं करती थी, तो इसमें आदमी एनॉर्मिटी बनी रहती थी, मतलब उसमें गुमशुदा, यानी सेंट्रल बैंक उस आदमी को ट्रैक नहीं कर पाएगी जिसने इन्वेस्टमेंट किया। जबकि आप रियल सेक्टर या गोल्ड किसी में आप इन्वेस्ट करें तो आदमी उसमें ट्रैक गवर्नमेंट आसानी से कर लेती है। दूसरा चीज ये था कि अगर आपको कोई डिजिटल करेंसी है, आप डिसेंट्रलाइज, आपके पास बिटकॉइन वगैरह जो कुछ है, आप इसको एक देश से दूसरे देश में आप इसको ट्रांसफर करना चाहेंगे तो इसमें पूरे का पूरा पैसा ट्रांसफर होगा, इसमें किसी प्रकार की गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना होने से ट्रांजिशन कॉस्ट नहीं घटेगी, ट्रांजिशन कॉस्ट किसी तरीके से नहीं लगेगी। जैसे कि अभी आप वर्तमान में मान लीजिए आप 100 रुपए आप बैंक के थ्रू यूएसए में भेजते हैं, तो उसमें जो बैंक बीच में इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है ना, वो पीयर टू पीयर नहीं है। बैंक अगर यहाँ पे बीच में आरबीआई है तो ये अपनी जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी कॉस्ट कुछ काटेगा। तो यहाँ पे जब आपने 100 रुपए यूएसए में अपने किसी मित्र या दोस्त को दिए तो वहां पे आपको 92 रुपीज ही बस उसको मिलेंगे, क्योंकि बीच में ये इन्होंने अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट काट ली। परंतु जब आप डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वहां पे आप डिसेंट्रलाइज्ड जब डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए ट्रांसफर किए तो पूरा 100 रुपए वहां चला जाता है, ठीक है, 100 रुपए ट्रांसफर किए वो पूरा 100 रुपए चला गया। और यहाँ पे पीयर टू पीयर ग्रुप है, यहाँ बीच में गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व है, ना कोई सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है, ना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, जब मीडिएटर ना इन्वॉल्व है जो आपके कॉस्ट को काटे। तो यानी यहाँ जो ट्रांजिशन कॉस्ट थी वो लगभग घट गई। पहला चीज मैंने आपको जो बताया, इन्वेस्टमेंट का सेफ रूट था। दूसरी चीज थी कि ट्रांजिशन कॉस्ट कम थी। तीसरी चीज थी कि इस पे सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन नहीं था। चौथी चीज ये है कि ये साइबर अटैक प्रूफ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है वो भविष्य में रेवोल्यूशन लेके आएगी। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अहम रोल होने जा रहा है। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने अपने बहुत से बैंकों ने आरबीआई ने बैंकों को अपने डाटा को सुरक्षित रखने हुए साइबर अटैक को फुल प्रूफ बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने कहा। और इसी में आप आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुनते होंगे, एचडीएफसी बैंक का नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड जैसे एफडी देनी शुरू कर दी है, ब्लॉकचेन के बेस पे डाटा लेना शुरू कर दिया। और आरबीआई ने एक खुद की कमेटी गठित की है जो ये आरबीआई को बताएगी कि ब्लॉकचेन का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी जब ब्लॉकचेन पे बेस्ड थी तो इससे क्या हुआ, इससे साइबर अटैक वगैरह के खतरे कम हो गए। तो यानी यहाँ पे जो पैसा क्या हुआ, उस इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया, सेफ हो गया। तीसरी चीज है, गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले लेती है। जैसे आपने 2016 में देखा होगा जब मोदी गवर्नमेंट आए तो उन्होंने काला धन लाने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को लागू कर दिया। जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को लागू किया तो उन्होंने 500 और 1000 के नोट को कह दिया कि लीगल, अब से लीगल टेंडर नहीं है। अब लीगल टेंडर क्या है, लीगल टेंडर वो है जिसपे गवर्नमेंट बाध्य है कि आपको उसका पैसा जनता को वापस लेना होगा। पर तो जब गवर्नमेंट ने कह दिया 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, तो यानी वो इकोनॉमी से वो नोट्स पूरे बाहर चले गए। जब वो नोट बाहर चले गए तो इससे किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ा जिनके पास ब्लैक मनी नहीं थी। परंतु बिटकॉइन में कैसा हुआ, बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइजेशन है, वहां पे गवर्नमेंट एक्शन का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहा, ठीक है। ये बिटकॉइन या जितने भी डिजिटल करेंसी के फायदे हैं। अब डिजिटल करेंसी जो है आपको गुमनामी या नॉमिनिटी देती है, जिसके कारण गवर्नमेंट आपको रेगुलेट वगैरह नहीं कर सकती है, ठीक है। ये तो जब ये सब चीजें हुई तो इसी के चलते 2017-18 में आप देखोगे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए एक लहर सी चल पड़ी। बहुत से प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए गए, बिटकॉइन एक्सचेंज लॉन्च कर दिए गए, बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन एक्सचेंज पे लॉन्च कर दिए गए, जिसपे आपने देखा होगा कि उसको बहुत सी कंपनी कह रही है कि आप बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए तो हम आपको 10% या 20% पे जो भी मुनाफा होगा ये देंगे। तो इसी में देखते हुए कुछ बिटकॉइन जो बहुत ही फेमस हुए उसमें इथेरियम आ गया, और मेनली जो इन्वेस्टमेंट अब हो रहा है वो इथेरियम में हो रहा है, ठीक है। अब इन सबको देखते हुए वैश्विक स्तर पे एक मुहिम चढ़ गई। क्यों, ये जो बिटकॉइन है, अब ये वैश्विक स्तर पे एक मुहिम शुरू क्योंकि 2017-18 में देखा गया बिटकॉइन की वैल्यू लगभग, एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग
1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने लगी। तो 1-2 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंचने लगी, और लोगों का जो जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था ना, वॉलिटिलिटी बहुत हो गई, डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया, और कस्टमर प्रोटेक्शन पूरी तरह से नहीं रही। ठीक है, जब कस्टमर प्रोटेक्शन पूरी तरह से नहीं रही तो विश्व के जिन देशों के जब सबसे ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, वहां की गवर्नमेंट ने इसे रेगुलाइज करने के लिए कमिटीज बनाना शुरू कर दिया, और फिर या तो इसके एक अल्टरनेटिव लेके आने की प्रयास करना शुरू कर दिया। इसके अल्टरनेटिव के रूप में उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की जो सेंट्रल बैंक है वो एक लीगल टेंडर के रूप में एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, और इसमें सबसे पहला प्रयास जो किया कि वो चाइना ने किया। चाइना ने नेम्पी के रूप में अपनी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को उन्होंने लॉन्च कर दिया। उसी को देखते हुए वेस्टर्न यूरोप में बात होने लगी, ऑस्ट्रेलिया में बात होने लगी, अब इनको रेगुलेट करने के लिए। उसी क्रम में भारत में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन में 2023 उस कमेटी के रिकमेंडेशन तथा 2022-23 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, और उसी को देखते हुए वर्तमान में आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। और डिजिटल करेंसी को उनको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य यह है कि वो कस्टमर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। दूसरा जो डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रल करेंसी थी उसमें प्रॉब्लम्स कुछ आ गई थी। प्रॉब्लम क्या थी? इसका यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होने लगा था, टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज होने लगा था। FATF जो पाकिस्तान को जिसने हाल ही में अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया, जैसा कि आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, आप लोग को जानकारी होगी, उन्होंने जो डिजिटल करेंसी या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं जो टेररिज्म को फंडिंग पहुंचाती हैं, उनमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह को शामिल कर लिया। और ये जो इनका यूज होने लगा, ये टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में इनका प्रयोग होने लगा। दूसरी चीज थी, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत थी, डिमांड सप्लाई में मिसमैच बहुत था। जैसे एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी, जिसके कारण कस्टमर का जो इंटरेस्ट था वो प्रभावित होता था। इसी को देखते हुए उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लेके आए। ठीक है ना। अब इन सबको देखते हुए आरबीआई अभी हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। अब सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य सीधा सा है कि आप जो ये देखिए, जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के जो प्रोन्स थे, जो उनकी कमियां थी, उसको सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी उसे दूर करेगी। जैसे टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, कस्टमर के प्रोटेक्शन को देखेगी। ठीक है। और जो डिजिटल करेंसी में वॉलेटिलिटी है उन सबको रोकने का प्रयास करेगी। परंतु यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी उन्होंने आरबीआई ने लॉन्च किया। आरबीआई ने इसे 2 फेज में लॉन्च करने का वो किया है। 2 फेज में लॉन्च करने का वो भविष्य में फैसला किया है। पहले में वो कह रहे हैं कि हम होलसेल लेवल पे लॉन्च करेंगे, होलसेल लेवल पे, फिर उसके बाद रिटेल लेवल पे लॉन्च करेंगे। रिटेल लेवल पे लॉन्च करने के लिए यानी आम आदमी के लिए, होलसेल लेवल पे लॉन्च करने के लिए बड़े व्यापारियों के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए। और जब आरबीआई ने पहले दिन इसे लॉन्च किया तो उसी दिन आईसीआईसीआई बैंक ने 251 करोड़ रुपए डिजिटल करेंसी में ट्रेड किए। ठीक है। तो ये अभी आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च कर रही है। अब मेनली हम भविष्य में देखेंगे कि ये सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी किस प्रकार से यूपीआई से अलग है, इसको किस तरह से आरबीआई मॉनिटर करेगी, लोग इसको किस प्रकार से समझेंगे। पर एक चीज है, इंडिया में सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इंडिया ने बहुत ही सक्सेसफुली फिनटेक इंडस्ट्री को भारत में जिस तरह से अपनाया गया, विश्व के और किसी देश में नहीं अपनाया गया। इसकी तारीफ खुद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करते हैं। फिनटेक का मतलब है कि जैसे जो आप लोग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, बोला जाता है इंडिया में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड यूपीआई के थ्रू होता है। ठीक है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़े लोग यूज कर रहे हैं। तो इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के बहुत से आसार हैं, परंतु इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं जो एक्चुअली डिजिटल साक्षरता से रिलेटेड है, डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड बच्चों कुछ नहीं होता है, बस इसमें यह होता है कि डिजिटल डिवाइड बार बार आप सुनते रहते हैं। डिजिटल डिवाइड ये होता है कि भाई किसी के पास जो इंटरनेट की एक्सेस है कि नहीं है, किसी के पास जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं कि नहीं है। डिजिटल, जैसे आप डिजिटल डिवाइड को 2-3 स्तर पे दे सकते हो। आप ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में आप इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज्यादा देख सकते हो, वहां डिजिटल डिवाइस का ज्यादा यूज देख सकते हो, और वहां के लोग डिजिटल साक्षरता आप ज्यादा देख सकते हो।
ठीक है, यही डिजिटल डिवाइड हो सकता है। आप इसको 2-3 स्तर पे देख सकते हो, जैसे ग्रामीण शहरी पे देख सकते हो, वृद्ध और वो महिला और पुरुष के स्तर पे देख सकते हो कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं या डिजिटल डिवाइस का यूज़ करते हैं, या आप वृद्ध और नौजवान के स्तर पे देख सकते हो। ठीक है, ये डिजिटल डिवाइड है। परंतु भारत सरकार ने इस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए बहुत तरह की योजनाएं लॉन्च की हैं। उसी में से सबसे महत्वपूर्ण योजना भारत नेट है, जिसके तहत वो भारत के लगभग 2.5 लाख गाँव को जोड़ेंगे नेट के थ्रू, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां भी हैं डिजिटल करेंसी को। ये तो भविष्य बताएगा कि अब आगे ये कैसी चलेंगी। इसके लिए मेरा बस समझाने का ये मकसद था कि आप डिजिटल करेंसी को समझ सकें, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी को समझ सकें, और आने वाली जो न्यूज़ को आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। बस ठीक, थैंक यू।